नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 36वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीच के बारे में। देखो, समझ लेते हैं कि पीच क्या है। पीच एक जो होता है ये टेम्परेट क्रॉप की फसल है, यानी कि टेम्परेट फ्रूट्स है। इसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ये टेम्परेट फ्रूट में कम है, सबसे कम है। यानी कि जो लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है वो कौन सी है? पीच की क्रॉप है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस पीच की क्रॉप को पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। पीच देखने में इस तरीके से होता है, इस तरीके का इसका फ्रूट होता है और इसमें बीच में ये देखो इसका एक सीड होता है, सिंगल सीडेड टाइप का ये फ्रूट होता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है प्रूनस पर्सिया। क्या है? पीच का बोटेनिकल नेम जो है वो है प्रूनस पर्सिया है। इसकी जो फैमिली है वो है रोजेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो चाइना है, इसका ओरिजिन प्लेस। इसका जो फ्लावर का कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। ठीक, इसके जो फ्लावर का कलर होता है जिसमें फ्रूट लगता है, फ्लावरिंग के समय इसके फ्लावर का कलर होता है पिंक। एक बार फट से रिवीजन करते हैं। देखो, बोटेनिकल नेम प्रूनस पर्सिया, फैमिली रोजेसी, ओरिजिन प्लेस चाइना, फ्लावर कलर पिंक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीच को लेकर, आगे देख लेते हैं। देखो, एक पॉइंट और क्या कह रहा है, रेगुलर प्रूनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फ्रूट्स। कह रहा है कि अगर हमें रेगुलर फ्रूट लेना है, पीच की क्रॉप में रेगुलर फ्रूट लेना है तो क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर प्रूनिंग करनी चाहिए। अगर हम हर साल इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे हल्का हल्का, यानी कि लाइट प्रूनिंग अगर करते रहेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती रहेगी। प्रूनस बेहमनी क्या है? प्रूनस बेहमनी ए नेचुरल हाइब्रिड ऑफ आलमंड एंड पीच। आलमंड और पीच का एक नेचुरल क्रॉस हो गया। ठीक, उसको किसी साइंटिस्ट ने नहीं कराया था। क्या हुआ कि नेचुरली इन दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, आलमंड और पीच के बीच में। अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो एक दूसरी टाइप की स्पेसीज निकल के आई, जिसका नाम था क्या? प्रूनस बेहमनी। इसी को बोलते हैं प्रूनस बेहमनी। क्या है? एक नेचुरल हाइब्रिड है। किसके क्रॉस से बना है? आलमंड और पीच के क्रॉस से बना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? फ्रूट हैव TSS total soluble solid about 8 to 13 ब्रिक्स। 8 से 13 ब्रिक्स के आसपास इसमें टोलेट सॉल्युबल सॉलिड होता है। ठीक, किसमें होता है? पीच में होता है। समझ गए बात? अब देखो, प्रूनेसिन इज द प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन पल्प ऑफ पीच। पीच के पल्प में एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है? प्रोनेसिन। नाम से पता चल रहा है प्रूनस पर्सिया, इसमें पाया जाता है प्रोनेसिन। जैसे कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में और कुकुरबिटेसी कुल के जो सब्जियां होती हैं, यानी कुकुरबिटेसी फैमिली की जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। उसी तरीके से इसमें एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। समझ गए? उसका क्या नाम है? ग्लाइकोसाइड जो पाया जाता है, प्रोनेसिन नाम का एक ग्लाइकोसाइड इसमें पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एमंग टेम्परेट फ्रूट्स पीच हैज लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट एंड अर्लीस्ट इन फ्लावरिंग। जो ये पीच का जो फ्रूट होता है ये टेम्परेट फ्रूट में सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप होती है। मतलब इसे चिलिंग टेम्परेचर की सबसे कम आवश्यकता होती है और अर्लीस्ट फ्लावरिंग भी होती है। टेम्परेट फ्रूट में इसकी फ्लावरिंग सबसे जल्दी होने लगती है। स्टार्टिंग में टेम्परेट फ्रूट में जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, देखो बात समझो कि मैंने अभी एक दिन बताया था कि जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं ये डेसिडुअस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? डेसिडुअस नेचर के, यानी कि ठंडियों में अपनी पत्तियां सब गिरा देते हैं। उसके बाद इसमें जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग जब स्टार्ट होती है टेम्परेट फ्रूट्स में, तो उसमें सबसे पहले किसमें स्टार्ट होती है? पीच में स्टार्ट होती है। ये इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट थी वो सबसे कम होती है। समझ गए? अगला देखो क्या कह रहा है, स्वेलिंग बेड इंजरी। जब कभी भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो स्वेलिंग बड इंजरी होने लगती है पीच की क्रॉप में। समझ गए? यानी कि उसका जो बड है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, उसके बड खराब होने लगता है। ये कब होता है? जब -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है। फिर अगला क्या है, टेटुरा ट्रेलिस। क्या है? टेटुरा ट्रेलाइस सिस्टम ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज फॉलोड इन पीच। ये इस टाइप की प्लांटिंग होती है, टेटुरा ट्राइस। इसमें जानते हो क्या होता है? देखो, जो पीच की क्रॉप होती है वो कई ब्रांच जमीन से एक साथ निकलते हैं। ठीक, ग्राउंड लेवल से कई ब्रांच निकलती है। तो क्या होता है कि अगर एक ढेर सारी ब्रांच निकली तो इधर इधर ऐसे फैल जाएगा।
ढेर सारी ब्रांच निकलेगी अगर उनको हम सही से ट्रेन ना करें, उनकी ट्रेनिंग सही से ना करें, तो इस तरह से ज़मीन पर फैल जाएगा। और जब इसमें फल लगेगा तो कहो ये ज़मीन पर आ जाए, इसे लेट जाए, तो जो फ्रूट है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि इस टाइप की एंगल की आयरन रॉड की फेंसिंग कर देते हैं, समझ गए। ऐसे एक लाइन से आयरन रॉड लगा देते हैं दोनों तरफ से, और इसके बीच में यहाँ पर उसके जो बीच का ब्रांचिंग होती है इसी में होती है, तो जिससे बीच में यहाँ पर इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना भी आसान होता है। फ्रूट की कभी हार्वेस्टिंग करनी है तो वो भी आसान है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या इरिगेशन, जो भी कुछ इंटरकल्चरल प्रैक्टिस करनी होती है वो सब हम आसानी से कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? टेटुरा ट्रेलाइस। क्या है? टेटुरा ट्रेलाइस। ये एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने के लिए बीच में यूज किया जाता है। बहुत ही यूनिक टाइप का ट्रेनिंग सिस्टम है, इसलिए याद कर लेना कि ये टेटुरा ट्रेलाइस जो प्रूनिंग सिस्टम है ये किस क्रॉप में यूज किया जाता है। फिर अगला है माइल्ड विंटर, दिसंबर जनवरी, यानी कि जब थोड़ा विंटर कम होता है, माइल्ड विंटर जब होता है, इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग इन पीच। उसी समय हम क्या करते हैं? पीच की प्रूनिंग करते हैं। पीच की प्रूनिंग का सबसे अच्छा समय क्या होता है? दिसंबर जनवरी, यानी कि जब माइल्ड विंटर होता है उस समय हम पीच की प्रूनिंग करते हैं। फिर इसके बाद इसके जो रूट स्टॉक हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, रूट स्टॉक मैंने कई बार बताया है रूट स्टॉक क्या होता है। जब कभी भी हम ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें फूल, पत्तियां और ब्रांच निकलती हैं ढेर सारी, जहाँ पर फल लगते हैं, उसको हम बोलते हैं साइन। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन होता है ग्राफ्टिंग के बाद जो पौधा बनता है उसका जो रूट वाला जोन होता है, रूट वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रूट स्टॉक, और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। कुछ लोग सियोन भी कहते हैं, ठीक। तो रूट स्टॉक और साइन ये कब होता है? इस तरीके से किस में पाया जाएगा? जब हम कोई प्लांट ग्राफ्टिंग के या बडिंग के थ्रू बनाते हैं, समझ गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है इसमें रूट स्टॉक के बारे में। नीमागार्ड एक रेजिस्टेंट रूट नॉट के प्रति रेजिस्टेंट रूट स्टॉक। देखो समझते हैं, रूट नॉट निमेटोड होता है। रूट नॉट निमेटोड जब किसी भी क्रॉप के रूट में अफेक्ट करता है, यानी कि उसमें जब डैमेज करना स्टार्ट होता है तो क्या होता है? इस टाइप के नॉट बन जाते हैं। जैसे मान लो ये आपकी क्या है? ये नॉर्मल सी एक आपकी जड़ है, ठीक, एक नॉर्मल सी रूट है। लेकिन जब इसमें रूट नॉट निमेटोड जब लग जाएगा तो नॉट का मतलब होता है गांठ, तो ऐसे ऐसे गांठ बन जाएगी। देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मोटा हो गया, यहाँ पे देखो ये मोटा हो गया, ऐसे देखो ध्यान से देखो ये गांठ बन गई। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है इस रूट का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये गांठ बना लेता है रूट में। तो ये नीमागार्ड जो होता है ये पीच के लिए एक ऐसा रूट स्टॉक है जो निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट है, यानी कि नीमागार्ड नामक रूट स्टॉक में निमेटोड नहीं लगता है, रूट नॉट निमेटोड नहीं लगता है। फिर अगला जो पॉइंट है मायरन, ये टॉलरेंट टू ड्रॉट। ये मायरन जो रूट स्टॉक है ये ड्रॉट के प्रति यानी सूखे के प्रति टॉलरेंट है। पुअर सोयल, रूट नॉट निमेटोड एंड वर्टिसिलियम विल्ट। वर्टिसिलियम विल्ट जो होता है वो देखने में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो देख रहे हो ये हल्का हल्का जो ब्राउन कलर का इसमें फॉर्मेशन हो गया है, इसी को बोलते हैं वर्टिसिलियम विल्ट। ये रिंग टाइप का देखो ये बन रहा है, जो ये एक प्रकार का बिल्टिंग होता है जिसको हम वर्टिसिलियम विल्ट बोलते हैं। तो जो मायरन रूट स्टॉक है ये ड्रॉट के प्रति भी टॉलरेंट है। पुअर सॉइल कंडीशन अगर जो है, पुअर सॉइल की कंडीशन यानी कि उसका पीएच, ईसी या फर्टिलिटी ये सब अगर रूट का नहीं सही है सॉइल का, तो भी वहाँ पर ये रूट स्टॉक यूज किया जा सकता है। रूट नॉट निमेटोड के प्रति भी ये रेजिस्टेंट है, ठीक, उसके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और वर्टिसिलियम विल्ट के प्रति तो रेजिस्टेंट है ही है। तो ये कौन सा रूट स्टॉक है? मायरन रूट स्टॉक। समझ के बाद अगला देखते हैं, फ्रूटिंग टेक प्लेस लेटरली ऑन प्रीवियस सीजन ग्रोथ। क्या कह रहा है कि इसमें जो फ्रूटिंग होती है वो लेटरली होती है और प्रीवियस सीजन ग्रोथ में होती है। यानी कि फ्रूट जो लगेगा, जैसे मान लो ये ब्रांच गई है तो ब्रांच में यहाँ पर फ्रूट लगेंगे, कहाँ पर? यहाँ पर फ्रूट लगेंगे। और ये जो ब्रांच है वो उसी साल नहीं, जैसे मान लो आज इस साल हमने प्रूनिंग की तो इस वाले ब्रांच पर एक नई ब्रांच निकलेगी, तो जो नई ब्रांच निकलेगी उस ब्रांच पर इस साल फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्रूटिंग कब होगी? जो एक साल पुराना ब्रांच होगा उसी ब्रांच पे। जैसे मैंगो की कंडीशन में हम देखें तो मैंगो में भी कैसा होता है? उसमें करंट सीजन ग्रोथ में होता है,
ठीक, तो उसी साल ग्रोथ करता है और उसी साल फ्रूट लगते हैं। ये करंट सीजन ग्रोथ और प्रीवियस सीजन ग्रोथ क्या होता है, ये सब मैंने इस जो सीरीज चल रही है इंस्टेंट हार्टिकल्चर की, इसको मैंने स्टार्टिंग में जो 6-7 लेक्चर हैं उसमें मैंने सब डिटेल में खुद डिटेल में पढ़ा दिया है कि ये करंट सीजन ग्रोथ क्या होता है, प्रीवियस सीजन ग्रोथ क्या होता है। तो अगर आपको ना पता हो तो आप स्टार्टिंग के जो मैंगो से पहले आई थिंक 1 से लेके 6 तक एपिसोड जो हैं, 1 से 6 लेक्चर जो हैं, उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। देखते हैं फिर अगला क्या है। ब्लूमिंग पीरियड कैन बी डिलेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन 200 ppm बिफोर लीफ फॉल और बाय एप्लीकेशन ऑफ इथेफॉन टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्प्रिंग फ्रॉस्ट। क्या कह रहा है कि जो ब्लूमिंग पीरियड होता है, ब्लूमिंग पीरियड का मतलब यानी कि जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही होती है, तो अगर हमको इसको डिलेड कराना है, यानी कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले हो जाए, 15-20 दिन फ्लावरिंग थोड़ा देर में हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जिब्रेलिक एसिड के 200 ppm का घोल बनाकर, जिब्रेलिक एसिड के 200 ppm का घोल बनाकर अगर हम प्लांट पर छिड़काव कर देंगे ब्लूमिंग से पहले, फूल आने से, फूल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले अगर हमने इस पर छिड़काव कर दिया जिब्रेलिक एसिड के 200 ppm का घोल, तो ब्लूमिंग का जो पीरियड है इसमें थोड़ा सा डिले हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा, यानी कि थोड़ा बाद से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। और अगर हम इथेफॉन डाल देते हैं, तो ये इथेफॉन जब डालते हैं तो ये जो स्प्रिंग फ्रॉस्ट होता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में फ्रॉस्ट की जो कंडीशन आ जाती है, स्प्रिंग के सीजन में थोड़ी जो गर्मी वाली कंडीशन आ जाती है, इस कंडीशन को ये क्या करता है, थोड़ा अवॉइड करता है, इस कंडीशन से पौधे को बचाता है। तो क्या डालेंगे, इथेफॉन डालेंगे। इथेफॉन अगर हमने डाला तो स्प्रिंग फ्रॉस्ट के प्रति पौधे को सुरक्षित करेगा, और अगर हमने जिब्रेलिक एसिड के 200 ppm का घोल छिड़काव कर दिया तो ये क्या करेगा, ब्लूमिंग पीरियड को डिले करवा देगा। समझ गए बात। अगला पॉइंट देखते हैं। पीच इज वेरी ससेप्टेबल टू आयरन डिफिशियंसी। आयरन की डिफिशियंसी के प्रति बहुत ही ससेप्टेबल क्रॉप होती है पीच की क्रॉप। समझ गए, यानी कि अगर आपके सॉइल में जिस फील्ड में आपने पीच को ग्रो किया है, अगर उस फील्ड में आयरन की कमी है तो आपकी जो सही क्रॉप है वो सही से ग्रो नहीं करेगी, उसमें डिफिशियंसी सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो दिखने लगेंगे। समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इथेफॉन 300 ppm इज रिकमेंडेड फॉर ऑप्टिमम फ्रूट थिनिंग। एप्लीकेशन ऑफ इथेफॉन, इथेफॉन के 300 ppm का घोल रिकमेंड किया जाता है फ्रूट थिनिंग के लिए। अब सब बात समझते हैं कि फ्रूट थिनिंग क्या होती है। जैसे मान लो एक ये ब्रांच है, इस ब्रांच पर अभी कितने फल लगने वाले थे, 10 फल लगने वाले थे, ठीक। लेकिन जब हम फ्रूट थिनिंग वाली प्रोसेस करेंगे तो उसमें फल कितने लगेंगे, उसमें 10 से कम फल लगेंगे। कितने फल लगेंगे, 10 से कम, 8, 7 ऐसे। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब 10 फल लगेंगे किसी एक ब्रांच पर तो वो फलों की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जो फ्रूट का साइज है वो भी थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रूट थिनिंग अगर कर देंगे तो फल की संख्या तो कम हो जाएगी लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा। अब जब ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीड, वो जो फ्रूट है, फ्रूट का साइज भी बढ़ जाएगा, फ्रूट का साइज बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। समझ गए। ऐसे समझो कि अगर ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाएं एक घर में किसी के, तो क्या होता है, उनका पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है, और अगर बच्चे कम रहें तो उनका पालन पोषण सही से हो जाता है, यानी कि न्यूट्रिशन वाली एबिलिटी सबको मिल जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन सबको मिलता है। उसी तरीके से अगर एक ब्रांच में ज़्यादा फल रहेंगे तो वो ज़्यादा सही नहीं होंगे, लेकिन अगर कम रहेंगे तो सही होंगे। हाँ, लेकिन इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि कम हों लेकिन इतना भी ना कम हो जाए कि हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो घट जाए, वो हमें नहीं घटने देना है। समझ गए बात। तो इसी के लिए हम करते हैं फ्रूट थिनिंग। तो जब हम इथेफॉन 300 ppm का घोल डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो फ्रूट थिनिंग हो जाता है, यानी कि उसमें फल की जो संख्या है, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, वो कम हो जाते हैं। समझ गए बात। आगे देखते हैं। पीच रिक्वायर हाई नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। जो पीच की क्रॉप होती है इसको नाइट्रोजन और पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। समझ गए। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो आम सी बात है कि इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। बियर फ्रूट आफ्टर 2 ईयर। जब हम इसकी प्लांटिंग करते हैं पीच की, तो यानी कि ऐसे समझो कि इसका जो 2 साल पुराना पौधा होता है,
इसकी जो ग्राफ्टिंग वाला 2 साल का पुराना पौधा होता है, देखो ग्राफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं, सीडलिंग वाली नहीं। सीडलिंग वाला थोड़ा हो सकता है 1-2 साल और पीछे हो, 2 साल में ये हो रहा तो 3-4 साल में हो, लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, जो ग्राफ्टेड प्लांट है या बडेड जो प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो उस प्लांट में क्या होता है कि जो बियरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि पहली बार जो फ्लावर आता है, इसमें फ्रूटिंग जो होती है वो 2 साल के पौधे पर होती है, यानी कि 2 साल का अगर पुराना पौधा है तो उसमें क्या होगा, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आम के कंडीशन में हम देखें तो अगर सीडलिंग प्लांट है तो 8 से 10 साल लग जाता है पहली बार इसमें फल आने में, लेकिन अगर वहीं आप ग्राफ्टिंग वाला या बीनियर ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें 2 से 3 साल के अंदर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, बियरिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, देखो फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इसकी वैरायटी देख लेते हैं। इसकी वैरायटियों को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला ग्रुप है अर्ली वैरायटीज का, यानी कि जो फल जल्दी देना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी मैच्योरिटी पहले होती है। उसमें एक वैरायटी है एल्टॉन, दूसरी एक वैरायटी है वर्ड्स अर्लीस्ट। ये वर्ड्स अर्लीस्ट यानी कि बहुत जल्दी, ये नाम से पता चल रहा है अर्लीस्ट यानी कि अर्ली वैरायटी है। फिर अगला है रेड हेवियन, फिर अगली वैरायटी स्टार रेड गोल्ड, स्टार्क रेड गोल्ड। फिर और अगली वैरायटी है अर्ली कंडोर। फिर अगली वैरायटी है क्वेटा, क्या है, क्वेटा। फिर अगली वैरायटी है सहारनपुर प्रभात, जिसमें से एक ये अल्टॉन वैरायटी, वर्ड अर्लेस्ट वैरायटी और सहारनपुर प्रभात, ये 3 वैरायटीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए और इनको नोट डाउन भी लर्न कर लीजिए। बाकी और वैरायटी अगर आप नहीं भी लर्न करते हैं तो भी काम चल जाएगा। एक रेड हेवियन जो है ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, मिड सीजन जो वैरायटी है वो क्या होती है। मिड सीजन अर्ली हो गई, अब मिड सीजन वैरायटी की कैटेगरी आ गई। इसमें देखो कौन कौन सी वैरायटी है, जूली अल्बर्टा, क्या है, जूली अल्बर्टा एक वैरायटी है। फिर अगला है अलेक्जेंडर, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। फिर को स्मिथ है, क्या है, को स्मिथ एक मिड सीजन की वैरायटी है पीच की। तो इसमें जो ये अलेक्जेंडर है इसी को केवल स्टार मार्क कीजिए, यही थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मिड सीजन की वैरायटी अलेक्जेंडर। और ऐसे नहीं पूछा जाता है कि मिड सीजन की वैरायटी, एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अलेक्जेंडर किसकी वैरायटी, तो वो पीच की वैरायटी है। जब कभी हाई लेवल एग्जाम हो या क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछेगा तब वो पूछेगा कि पीच की मिड सीजन वाली वैरायटी कौन सी है, तब वहाँ बताना पड़ेगा अलेक्जेंडर। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, अब लेट वाली वैरायटी देख लेते हैं, जिनकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग थोड़ी लेट से होती है। इसमें कौन कौन सी वैरायटीज हैं, JH हले, क्या है, JH हले पढ़ते हैं कुछ लोग हेल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लो, JH हले, ठीक। उसके बाद फिर है पैरेट डिलक्स, पैरेट डिलक्स ये भी एक लेट वैरायटी है पीच की। फिर अगला है पेरेग्राइन, क्या है, पेरेग्राइन, ये भी एक वैरायटी है। तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटीज थी नहीं। देखते हैं फिर मिड हिल वाली वैरायटी, मतलब जो हिल पे उगाई जाती है। मिड हिल का मतलब ऐसे कि वो पहाड़ी क्षेत्र जो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बसे हैं, पहाड़ी एरिया है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो वो मिड हिल वाले क्षेत्र हैं। उसमें देखो स्टार्क अर्ली ग्लो, स्टार्क अर्ली ग्लो एक ये वैरायटी है। व्हाइट जायंट, ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक वैरायटी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूसा जायंट, पूसा जायंट किसकी वैरायटी है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिए और तब लिखिए, क्योंकि ये पूसा जायंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक। अब ये किस क्रॉप की है आपको बताना है। व्हाइट जायंट तो हम बता ही रहे हैं यहाँ पर। फिर अगला है कंडोर, तो ये व्हाइट जायंट जो वैरायटी है ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। फिर आगे बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। मैंने अभी जैसे पहले बताया कि जो पीच की क्रॉप होती है इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट इन द सेंस आप कह सकते हैं कि इसके जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र ये मांगेगा। तो इसको हम कभी कभी क्या करते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करती हैं, उसमें से देखो कौन कौन सी वेराइटी हैं। पहला वेराइटी जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लोरिडेसम, क्या है, फ्लोरिडेसम। फिर अगली वेराइटी कौन सा है, डॉन रैमडल, क्या है, डॉन रैमडलर। फिर अगली वैरायटी है डॉन रोज, ये जो वैरायटी है डॉन रोज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद सरबती, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि रसभरी किसकी वैरायटी है, ठीक, रसभरी वैरायटी, रसभरी वैरायटी बताना ये किसकी वैरायटी है। सरबती तो मैं बता रहा हूँ, और रसभरी वैरायटी किसकी है ये बताना।
मैंने पढ़ाया भी है इसी सीरीज में, जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर की सीरीज चल रही है इसमें मैंने आपको पढ़ाया है एक बार, रसभरी किसकी वैरायटी वो, हाँ तो उसको बताना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, शरबती ये वैरायटी है किसकी, पीच की, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एक वैरायटी है नेक्टरेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है नेक्टरेन। ये क्या होते हैं, इट इज ए फजललेस पीच वैरायटी प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड एरोमा। इस जो वैरायटी है नेक्टरेन, इस वैरायटी की जो प्रोसेसिंग क्वालिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका जो फ्लेवर है, ये प्रोसेसेस फ्लेवर्स, जो इसका फ्लेवर है प्रोसेसिंग के बाद इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इसका जो एरोमा है वो भी, इनकी इसका एरोमा का मतलब होता है इसकी सुगंध, इसको सूंघने पर कैसा लगता है, ये दोनों बहुत ही अच्छा होता है नेक्टरेन वैरायटी की। फिर आगे चलते हैं, आगे देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, जेएच हेल। जेएच हेल ये क्या है, सेल्फ अनफ्रूटफुल वैरायटी, यानी कि मेल स्टेराइल वैरायटी है। इसका जो मेल होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो स्टेराइल होता है, मतलब कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस का मतलब होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल है, यानी कि वो काम का नहीं है। समझ गए, इसका जो मेल पार्ट है वो काम का नहीं है, वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, नीमागार्ड। ये नीमागार्ड जो वैरायटी है ये एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसको क्रॉस करके बनाया गया है प्रूनस पर्सिया और प्रूनस डेविडेनिया से, ठीक, डेविडियाना से। प्रूनस पर्सिया और प्रूनस डेविडियाना, जिसको निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है, ये प्रूनस डेविडियाना, इसी के क्रॉस से बनाया गया है नीमागार्ड, एक हाइब्रिड वैरायटी है। समझ गए बात। आगे देखते हैं सहारनपुर प्रभात, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी ही है जिसको शरबती और फ्लोरडार्सम के क्रॉस से बनाया गया है, ठीक। सहारनपुर प्रभात को शरबती और फ्लोरडार्सम के क्रॉस से बनाया गया है, तो इसको भी जान लीजिए। वैसे पूछा नहीं जाता है कि सहारनपुर प्रभात किसका क्रॉस है कभी, लेकिन याद कर लीजिए, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा ही जाए, ठीक। जेआरएफ लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे अगर हार्टिकल्चर से आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो उस एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं फॉर कैनिंग। अगर हमको कैनिंग पर्पज यानी डिब्बाबंदी के लिए करना है तो येलो स्लस और स्टोन फ्री। स्टोन फ्री यानी कि उसके अंदर का जो सीड होता है वो स्टोन फ्री होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो कैनिंग हम अच्छे से उसकी कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए यानी कि अगर हम सुखा के रखना चाहते हैं तो वाइट फ्लश्ड, जो वाइट फ्लश्ड वेराइटीज़ होती हैं इनको हम रख सकते हैं, जिनका फ्लैश वाइट कलर का होता है, यानी कि जो अंदर का जो पल्प होता है वो वाइट कलर का होगा, उसको हम थोड़ा सा रख सकते हैं। तो आपकी ये जो पीच वाली क्रॉप थी यहीं ख़त्म होती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैंने बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा जो इफर्ट है वो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।